जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑन एग्जाम की लिस्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर यहाँ पे रिसर्च से हम चर्चा करने वाले हैं कि कब एग्जाम होगा, जो तारीखें आयोग द्वारा दी गई हैं उसी तारीखों पर एग्जाम होगा, इंटरव्यू कब होगा और फाइनल सिलेक्शन की जो सूची है वो कब आएगी। साथ ही साथ क्या खेल रहेगा, सेट वाले जो हैं भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, दिसंबर नेट वाले जो हैं वो भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, जो अन्य सब्जेक्ट का एग्जाम है वो सारे डाउट्स यहाँ पे रोहित सर आपके जो है क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। रोहित सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप साथियों, जय हिंद जय भारत। तो रोहित सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अलग अलग डेट दे रखी है आयोग द्वारा जी, तो इसमें बच्चा काफी कंफ्यूज भी है कि किसी का जनवरी को है, किसी का मई को है, किसी का दिसंबर नवंबर में। तो ये जो एग्जाम डेट्स अलग अलग आई हैं, किस तरह से जो है ये आयोग एग्जाम प्रक्रिया जो है पूरी करेगा? क्या इनके इंटरव्यू एक साथ होंगे या जनवरी वालों के पहले हो जाएंगे, मई वालों के बाद में होंगे? तो ये क्या जो खिचड़ी पकाई आयोग ने, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और बच्चों के जो कई बच्चे जो है वो डिमोटिवेट है इसी चक्कर में कि इंटरव्यू साथ में होगा नहीं होगा, टेट वाले भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, ये सारी चीजें जो है। लेकिन सबसे मुख्य सवाल यही है, जो ये एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम तारीखें, ये किस तरह से हम इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रो बता देता हूँ कि भाई भर्ती कब आई थी। तो भर्ती आई थी 2022 दिसंबर में, है ना? 2022 का यानी पिछले साल जो दिसंबर था, 30 दिसंबर को इन्होंने भर्ती निकाली। 1600 कुछ पदों पर इन्होंने भर्ती निकाली थी। अब बात होती है कि सर यहाँ पर अलग-अलग जो इन लोगों ने डेट दे रखी है उसकी, तो उसका भी मैं थोड़ा-सा पहले दे देता हूँ आपको। सबसे पहले इनकी अभी डेट डिसाइड नहीं थी शुरुआत में जब इन्होंने कैलेंडर निकाला, और उसमें इन्होंने कहा कि पहले सेट एग्जाम करवाएंगे। तो सेट एग्जाम जनरली इन लोगों ने अप्रैल में कहा था करवाएंगे, फिर इन्होंने जून में शिफ्ट किया, जून के बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया अगस्त में। फाइनल अगस्त में इन्होंने सेट का एग्जाम करवाया। उसके बाद अब रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे सेट क्वालिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वही फॉर्म भर कर पाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्शन लिंक भी दी अभी क्वेश्चन की, जो कि कल लास्ट डेट थी 28 तारीख। और इसका जो फॉर्म है 30 अक्टूबर दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का भरने का। लेकिन अभी सेट वालों का भी रिजल्ट आने में मान के चलिए 1 वीक तो कम से कम लगेगा, 10 दिन तो मान के चलिए इन्हें लगेगा ही लगेगा। फाइनल आंसर की भी जारी करनी है उससे पहले, उसके बाद या साथ में ही लोग रिजल्ट भी जारी कर सकते हैं। तो 30 मान के चलिए 30 अक्टूबर इन लोगों ने डेट दे रखी है। तो हो सकता है ये डेट थोड़ी और बढ़ानी पड़े इनको, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए कम से कम 30 दिन का तो समय ये देंगे ही सेट वालों को। तो उस हिसाब से ये डेट थोड़ी और आगे जाएगी, मान के चलिए 15 नवंबर तक भी डेट गई तो गई। उसके बाद से आप देखेंगे जो पहली एग्जाम डेट दे रखी है इन लोगों ने, वो दे रखी है आपकी 28 जनवरी। 28 जनवरी में 7 सब्जेक्ट्स हैं, उनका इनको एग्जाम कंडक्ट करवाना है। साथ में लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो साथ में ही नोटिफिकेशन आया था, उसके भी एग्जाम इनको तभी कंडक्ट करवाने हैं 28 जनवरी। और इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, ताकि बच्चों को क्लियर रहे। तो बॉटनी हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया और संस्कृत हो गया। ये 7 सब्जेक्ट जो है, साथ में लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर, इनकी डेट 28 जनवरी दे रखी है। सेम ही है। हाँ, और जिन बच्चों ने इन एग्जाम्स का भी भर रखा है। उसके बाद 26 मई का जो है बेसिकली आपका 26 मई को इन्होंने दे रखी है एग्जाम डेट 9 सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपका केमिस्ट्री हो गई, है ना, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, होम साइंस हो गया, लॉ हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई, सोशलॉजी हो गई और जूलॉजी हो गई। तो इन 9 सब्जेक्ट्स का इन्होंने दे रखा है 26 मई। अब एक बात ये भी आती है मोहित सर कि 26 मई को जो है ना यूपीएससी का प्री भी है। तो दोनों डेट जो है एक ही दिन पर हो नहीं सकती, क्योंकि पीएससी और यूपीएससी सेम डेट पे जनरली नहीं करवाता है। तो पीएससी इसे चेंज करेगा ही और करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों जो है यूपीएससी में भी अपीयर होते हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट वाली बातें हो जाएँगी। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, चेंज करेंगे ही करेंगे। तो 26 मई वाली डेट कन्फर्म नहीं है, क्योंकि वो आगे जाएगी, पीछे तो नहीं जाएगी। जनरली कैलेंडर आगे ही भेजते हैं लोग, है ना? और रही बात सबसे चौंकाने वाली कि 17 नवंबर सीधा फेंका गया है बाकी 20 सब्जेक्ट्स को, जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स है। केमिस्ट्री के काफ़ी सब्जेक्ट्स हो गए, एनवायरनमेंट हो गया और म्यूज़िक हो गया, संस्कृत के और भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, उर्दू हो गया, स्टैटिक्स हो गया। तो उनके काफ़ी सब्जेक्ट जो है नवंबर में इन्होंने फेंका है। तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात लगी मुझे भी, क्योंकि 1 साल बाद आप सीधा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे, क्योंकि दिसंबर में आपने अनाउंस किया और सीधा-सीधा 1 साल बाद आप 2024 में कंडक्ट कराओगे, 2 साल बाद।
तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, 2 साल बाद आप कंडक्ट कराओगे। 1 साल बाद वाला तो ये वाला हो रहा है 28 जनवरी वाला, जो कि 13 महीने बाद आपने एग्जाम डेट रखी है आपके नोटिफिकेशन आने के बाद। एक सवाल और था मेरा सर, कि सेट वाले जो हैं वो ये एग्ज़ाम दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे? काफ़ी बच्चों को डाउट था कि सर हमारा रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, फॉर्म डेट जो है 30 अक्टूबर दी गई है, तो क्या सेट वाले ये जो हैं एग्ज़ाम दे पाएँगे? देखिए, सेट वाले एग्जाम तो बिल्कुल देंगे, उनके कारण ही ये जो रखा है इन लोगों ने डेट आगे बढ़ाई है फॉर्म की, क्योंकि पहले तो इसकी 31 जुलाई डेट थी, उसके बाद इन्होंने फिर इसका फॉर्म डेट बढ़ा के 30 अक्टूबर की गई। तो ये सेट वालों के लिए ही की गई है कि सेट वाले जो बच्चे हैं, जिनका अभी अगस्त में एग्जाम हुआ, ऑब्जेक्शन लिंक अभी परसों ही खत्म हुआ है 28 तारीख को, तो वो अब रिजल्ट का वेट करेंगे। मान के चलिए 1 वीक में अगर रिजल्ट दे देते हैं इन लोग, तो फिर 30 अक्टूबर तक ही ये डेट दे रखेंगे और फॉर्म वो फिल कर पाएँगे। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ये भी सवाल था कि यूजीसी नेट दिसंबर वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर फॉर्म डेट जो है आपकी आगे बढ़ती है बाकी सब्जेक्ट की, क्योंकि जनवरी वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि दिसंबर में आपका 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आप देखेंगे यूजीसी नेट का जो है वो एग्ज़ाम है। तो उसका रिजल्ट आने में भी 1 डेढ़ महीने तो लग ही जाते हैं, फिर आपका फाइनल वो आने में भी टाइम लगता है। तो जनवरी वालों को अगर डेट आगे नहीं बढ़ी, तो फिर मौका मिल सकता है, और फॉर्म डेट आगे बढ़ गई तो मौका मिल सकता है, वरना तो चांसेस कम है। रही बात 26 मई और 17 नवंबर वाले के फॉर्म की डेट, अगर इन लोग अभी रखते हैं तो मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमने ज्ञापन भी दिया था एमपीपीएससी में कि राजस्थान की तरह यहाँ पर ये चीज़ें की जाएँ कि इंटरव्यू स्टेज पर आप यूजीसी नेट क्वालीफाई मांगो। तो उस कारण अगर ऐसा होता तो फिर एक मौका बच्चों को मिल जाता। इसमें हमने विज्ञापन भी दिया, और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर धरना और आंदोलन का भी कर ही रहे हैं इस चीज़ों को लेके, है ना? तो वो चीज़ तो अब सरकार के ऊपर है, आयोग के ऊपर है कि वो एक मौका देना चाहता है बच्चों को कि नहीं देना चाहता। मेरा एक सवाल और था, जैसे पीएससी की पंचवर्षीय योजना है कि अगर मैं बात करूं तो पीएससी वक्त से कोई भी एग्जाम्स नहीं करवा पाता है, ना उसका रिजल्ट दे पाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। तो ऐसे ही कोई एग्जाम्पल जो अन्य परीक्षाएं आपने देखी होंगी और वो इतने समय बाद हुई हो, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल देखिए, आप देना चाहें? मोहित सर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हाल ही में मैंने यूनानी और की एग्ज़ाम हुई थी, है ना? और उसका भी हाल ही में ही रिज़ल्ट आया, तो वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनानी हो, होम्योपैथी हो, आयुष विभाग में जो भर्ती निकली थी, तो उसका इन लोगों ने नोटिफ़िकेशन निकाला था 30 दिसंबर 2021 को। तो है ना? 21 को इन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाला था, और इसका एग्ज़ाम इन लोगों ने कंडक्ट करवाया 25 सितंबर 2022 को, है ना? मतलब लगभग आप देख रहे हैं 9-10 महीने के आसपास इन्होंने लिया। 10 महीने मोटा-मोटी आप मानेंगे, 10 महीने का समय लिया रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। फिर इसका रिज़ल्ट इन्होंने जून में दिया इस साल 2023 में रिटन का। यानी आप सोच लीजिए कि भाई सितंबर से जून आपके कितने महीने हो गए? 6 महीने ये हो गए और 3 महीने वो। 9 महीने बाद रिज़ल्ट दिया है, 9 महीने बाद रिटन करवाया था। तो आप सोच लीजिए 18 महीने में आपका रिटन का रिज़ल्ट आया नोटिफ़िकेशन आने से। उसके बाद फिर इंटरव्यू उन्होंने कॉल करवाया अगस्त में, जून से अगस्त मतलब आपके हो गए 2 ढाई महीने, है ना? 2 ढाई महीने में आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, और सितंबर में आपका इन लोगों ने 1 सितंबर को इंटरव्यू करवाया, और 6 सितंबर को इन लोगों ने फाइनल रिजल्ट जारी किया। मतलब आप देखेंगे 30 दिसंबर 2021 में नोटिफ़िकेशन आता है, और 6 दिसंबर 2023 में आपका क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आता है। तो मोटा-मोटी आप देख रहे हैं 1 साल तो यही दिसंबर का हो गया, मोटा-मोटी 2 महीने और कम कर लीजिए, 3 महीने और कम कर लीजिए दिसंबर से। तो आपके 21 महीने लगभग आपके लग गए, है ना? तो आप मोटा-मोटी 2 साल आप मान सकते हैं, लेकिन बीच में आप देखेंगे 2021 में आपका कोरोना आया था एक्चुअली में, लेकिन उसके बाद का ही ये नोटिफ़िकेशन है, इसके पहले का भी नहीं है। बात तो कोविड के बाद का ही नोटिफ़िकेशन है एक्चुअली में, तो ये भी नहीं कह सकते कोविड का वो रीज़न था। तो आप मोटा-मोटी मान के चलें कि 20-22 महीने तो आपको यहाँ पर लगने ही है। और अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में देख ही लिया है कि 1 साल 13 महीने बाद तो एग्ज़ाम होगा, अगर वो भी कन्फर्म नहीं है अभी। उसमें भी अभी हम नहीं कह सकते कि यही 28 को होगा, क्योंकि काफ़ी आंदोलन भी चल रहा है, और बच्चों का कहना ये है कि तीनों जो अलग-अलग डेट रखी है उसको एक साथ करवा के क्या किया जाए, सेम डेट पे करवा दिया जाए, भले ही फरवरी में करवाया जाए या जनवरी में करवाया जाए। तो वो भी अभी हम कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन आप अभी कन्फर्म मान के तैयारी में लगे रहिए। मेरा ये कहना है, जैसे बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, अन्य राज्य के स्टूडेंट्स भी जो हैं,
वो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा देते हैं, चाहे मैं बात करूँ यूपी की, राजस्थान की, बिहार की। और उन बच्चों में जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है, एमपीपीएससी ने कॉमन सिलेबस कर दिया, 5 यूनिट्स उसमें जोड़ी गई हैं पेपर 1 में। इनकी तैयारी कैसे करें बाहर के बच्चे? क्योंकि मध्य प्रदेश का सिलेबस जो है बाहर एग्जाम में जोड़ दिया गया है। तो जैसे कहीं बाहर के राज्य के स्टूडेंट्स, उन्होंने कभी एमपीजीके नहीं पढ़ा, तो उसकी तैयारी वो किस तरह से जो है कर सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए मोइस, अभी एमपीपीएससी ने मतलब 2020 के बाद से आप देखेंगे जितनी परीक्षा है उसमें कॉमन ही कर दिया है मोटा मोटी सिलेबस, है ना। पीएससी प्री को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, है ना, लेकिन जितनी परीक्षाएं जो कंडक्ट करवा रहा है, जितने एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे यूनानी के हों, चाहे आपके सर्जन के हों, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हों, एडीपीओ के हों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, है ना, या फिर आपका ऑरेंज मेंस हो, है ना, तो उसमें आप देखेंगे कॉमन पैटर्न कर दिया इन लोगों ने, पार्ट ए वाला या पेपर 1 वाला, जिसमें 5 यूनिट इन लोगों ने डाली है। 5 यूनिट में अगर आप देखेंगे तो 3 यूनिट जो है मध्य प्रदेश जीके की है, एमपी जीके की है, क्योंकि मेन फोकस ये था कि मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश को फोकस करके इन लोग को करवाया जाए, ताकि बच्चों की काफी मांग थी कि हम एमपी के हैं तो हमारा अलग क्या होगा, अगर हम बेनिफिट क्या मिलेगा अगर हम एमपी के हैं तो उस कारण एक रीजन था कि इन्होंने ये एमपी वाला पोर्शन जो है सभी एग्जाम जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है उसमें आपका कॉमन कर दिया है। तो 3 यूनिट तो आपकी एमपीपीएससी में जो भी एग्जाम होगा वो एमपी की होंगी, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्ट्री आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा, 1 यूनिट पहली यूनिट। दूसरी यूनिट आप देखेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हो जाएगी। तीसरी यूनिट पॉलिटी और इकोनॉमी वाली हो जाएगी। और जो 2 यूनिट है वो भी आप देखेंगे मोस्टा मोटी सभी एग्जाम्स में कॉमन है, और पीएससी प्री में भी कॉमन है। आपकी आईसीटी की जो आपकी 5वीं यूनिट है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, वो भी सभी के लिए कॉमन है। और चौथी यूनिट जो है वो करंट अफेयर है, उसमें भी आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, अवार्ड वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, और नेशनल इंटरनेशनल एमपी तीनों का करंट अफेयर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक पैटर्न बताऊं तो 35 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आप देखेंगे, 35 क्वेश्चन जो है एमपी फोकस रहने वाले हैं। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर इसके हो जाते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन आपके मान के चलिए आपके आईसीटी के हो जाते हैं। तो ओवरऑल आप 15 क्वेश्चन आप देखेंगे सेकेंड यूनिट की, और 3 यूनिट से 35 क्वेश्चन का वेटेज है। तो एमपी अगर आप बाहर से है तो एमपी सब्जेक्ट जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 35% जो है आपका वेटेज एमपी का ही है, बाकी 15% वेटेज करंट अफेयर और आपका आईसीटी का है। जी। एनपी की तैयारी कैसे की जाए? कोई ऐसी रणनीति जो आप बच्चों से साझा करना चाहें भी, हम इस तरह से जो है एमपी कवर कर सकते? देखिए इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं एमपी की स्ट्रेटजी पे लेके, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एमपी में आपको काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे 60 टू 70% आप देखेंगे तो स्टैटिक ही पार्ट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। 30% आप देखेंगे डाटा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप स्टैटिक पार्ट भी कवर करते, फॉर एग्जाम्पल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में आप फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हो मध्य प्रदेश का, तो उसमें क्लियर है कि फिजिकल डिवीजन में कौन कौन सा प्लेट्यू है, कहाँ पे क्या है, वो चीज़ें आपने पढ़ी है कि नर्मदा वैली आपने पढ़ी है ना, सतपुड़ा रेंज जो है आपने पढ़ी है, तो वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। रही बात चेंजेस कहाँ पे होंगे डेटा में, इकोनॉमी पॉइंट में, जहाँ पर आपकी इकोनॉमी वाला सेक्शन आएगा, वहाँ पर आपका जो इकोनॉमी सर्वे आता है मध्य प्रदेश का, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डाटा आपका चेंज होगा। मिनरल्स में आपका हेर फेर ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसस भी चेंजेस होते हैं, लेकिन 2011 के बाद से तो अभी सेंसस हुआ नहीं। 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण वो हुआ नहीं, तो वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एग्जाम अभी है। और 2023 में उन्होंने कहा था कि करवाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है कि सेंसस करवाए जाएं, तो नया सेंसस आए तो वो भी आपका चेंज नहीं होना है। तो एक इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका चेंज हो सकता है। दूसरा आपकी नई तहसील जो बनी है, नए जिले बने हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। दूसरा जो अपॉइंटमेंट्स है वो आपके चेंज हो सकते हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा आपको क्या करनी होंगी, अपडेट करनी होंगी। जैसे मंत्रिमंडल पे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, तो वो अभी हाल ही में चुनाव है, तो हो सकता है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए, तो आपको मुख्यमंत्री हो गया। इसके अलावा गवर्नर भी चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो जज हैं, तो आपके वो थोड़ा सा आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे है वो आपका हो गया, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो फॉरेस्ट का डाटा हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, वो आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये तो रही एमपी की बात। और मैं एक सवाल और है सर, जब ये एग्जाम इतना डिलेड चल रहा है, अच्छे अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें और किस तरह से जो है अपने आप को
उत्साहित रखेंगे, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। काफ़ी बच्चे क्या है, एग्ज़ाम डिले हो रहा है, उस चक्कर में डिमोटिवेट हो रहा हूँ। जी। देखिए, एक इसको तो आप एक तरह से अपॉर्च्युनिटी की तरह देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और मान के चलिए, मान एग्ज़ाम डिले भी हुआ है, तो आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िए और ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हम पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको अगर पहाड़ तोड़ना है, तो आपको पहाड़ तोड़ने के लिए ना समय लगता है। जैसे आप देखेंगे, दशरथ मांझी ने भी पहाड़ तोड़ने में 20 साल से ज़्यादा लग गए, तब जाके वो बना। या फिर कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसमें समय लगता है। ताजमहल भी बना तो उसमें भी काफ़ी समय लगा, लाल किला भी बना तो उसमें भी काफ़ी समय लगा। एक रात में वो नहीं बनते, है ना? तो हर चीज़ में समय तो लगता है। और वो बच्चे जो एकदम नॉन सीरियस होते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ेंगे, तो वो मत कीजिए। आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप टाइम देखेंगे, तो सही रहेगा। भाई मिल्खा सिंह भी ये सोचता कि रेस के 10 दिन पहले से मैं भागूँगा, तब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूँगा, जी। तो वो कभी नहीं तोड़ पाता। उसने उसके लिए पहले 6 महीने, साल भर लगातार मेहनत की है, तभी जाके वो क्या कर पाया है, अपना रिकॉर्ड तोड़ पाया है। तो आप ये चीज़ को मान के चलिए कि भाई मुझे रेगुलरिटी रखनी है, भले ही मैं 2 घंटे ही पढ़ूँ, 3 घंटे ही पढ़ूँ, लेकिन रेगुलरिटी अगर मैं रख रहा हूँ ना, तो एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेन है रेगुलर। अगर आप रेगुलर है कोई चीज़ों को लेके, तो आपका एग्ज़ाम डेफ़िनिटली क्रैक होना है। आपको बरसाती मेंढक बिल्कुल नहीं बनना है कि एग्ज़ाम आया तो भई पढ़ाई में लग गए, वीडियो देखने लगे, क्लासेस देखने लगे। और यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल भी हैं, जो बरसाती मेंढक हैं, टीचर भी बरसाती मेंढक है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि वो एग्ज़ाम देखते हैं कि एग्ज़ाम में 10 दिन बचे हैं और लगा रहे हैं क्लासेस। भाई इतना भी बच्चा होशियार नहीं है कि 10 दिन में क्लासेस दे के पूरी चीज़ें कर ले, कम से कम 1 महीना, 2 महीना पहले से चीज़ें होती हैं, तो वो कर पाता है। तो वो चीज़ें भी ना करें कि एग्ज़ाम में आप लगे और एग्ज़ाम में फिर लगातार क्लासेस देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पे। आप रेगुलर देखिएगा, जी। तो आपका क्या होगा, कवर होगा। क्योंकि आप खुद देखेंगे, मध्य प्रदेश में ही आप देखेंगे तो लगभग 30 से 32 यूनिट आपकी मोटा-मोटी आपको पढ़नी है। तो आपको वो कवर करने में भी काफ़ी समय लगेगा। लगभग आप देखेंगे 3 साढ़े 3 हज़ार क्वेश्चन्स आप जब आप बनाएँगे एमपी के, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आएँगे। बच्चों में एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, तो ऑल एग्ज़ाम बेस पे इसका बहुत ही बेहतरीन कोर्स चल रहा है, रोहित सर के मार्गदर्शन में। रोहित सर आपको एनपीजी की पूरा कवर करवाने वाले हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अभी जाकर वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सवाल और था रोहित सर, आयोग ने हर एग्ज़ाम को पंचवर्षीय योजना बना दिया है। आप लोगों ने भी अभी सेट का ज्ञापन दिया था, सेट को लेकर कि 6% से 15% दिया जाए। फिर आयोग का एक तर्क था कि हम यूजीसी की गाइडलाइन पर चलते हैं। बट यूजीसी जो है वो साल में 2 बार एग्ज़ाम्स लेता है। आयोग पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में 1 बार नोटिफ़िकेशन आ गया तो आ गया। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आयोग से जो है बच्चा किस तरह से डील करे? क्योंकि आयोग ने बच्चों को त्रस्त कर दिया है फिलहाल तो। देखिए, इसमें आयोग की गलती कुछ नहीं है, बात है सरकार की। मेन है सरकार, क्योंकि सरकार जब तक वैकेंसी नहीं देगी, तब तक आयोग क्या करेगा? आयोग तो एक संस्था है, उसको अप्रूवल मिल गया कहाँ से? डिपार्टमेंट से, तो वो एग्ज़ाम निकाल देता है। जैसे कि इस बार देख पाएँगे, फॉरेस्ट सिविल सर्विस की वैकेंसी नहीं निकालेंगे। रीज़न क्या है? आयोग ने नहीं निकाला भाई, डिपार्टमेंट से ही अप्रूवल नहीं मिला। अब जब डिपार्टमेंट में ही अप्रूवल नहीं मिलेगा, अब डिपार्टमेंट भी किससे अप्रूवल माँगता है? मंत्रालय से ही माँगता है। जब चुनाव आता है तभी वैकेंसी आती है, आपको भी पता है, क्योंकि भाई किस मुँह से जाएँगे वोट माँगने के लिए मंत्री लोग? कि भैया वैकेंसी निकाली, 1 लाख लोगों को रोज़गार दिया, तभी बोल पाएँगे। तो वो उसके लिए बचा के रख सकते हैं। कह सकते हो आप कि जब तक मंत्री साइन नहीं करेंगे डिपार्टमेंट में कि हाँ, इतनी वैकेंसी पे करना है। अभी भी आप देखेंगे, ये जो 1600 पद आए हैं बहुत ही कम है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है वैकेंसी को लेके। बरकतुल्लाह हो गए, और भी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकता हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी पद खाली हैं, लेकिन उनका अप्रूवल नहीं मिला है, जिसके कारण ये वैकेंसी इतनी है। हो सकता है उनका अप्रूवल आता तो हो सकता है वैकेंसी डबल भी हो सकती थी, लेकिन नहीं आई, क्यों? क्योंकि अगले बार के लिए भी तो बचा के रखना है, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को लेकर। उम्मीद करूँगा जो रोहित सर ने चीज़ें बताई हों आपको अच्छी लगी हों। और कुछ सवाल थे मेरे रोहित सर कि जो पेपर इतने डिले हो रहे हैं और साथ ही साथ जो नेट है अभी आने वाला, इसकी भी कुछ बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके लिए भी आपका कुछ ऐसा संदेश जो आप देना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना कि सिंपल है कि भाई जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, वो यूजीसी नेट पे भी सेम है आपका, और यहाँ पे भी सेम ही है लगभग। मतलब 80% तक देखेंगे तो मोटा-मोटी सेम है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सेट हो गया है, नेट भी क्वालीफाई करना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में भी वैकेंसी आती है, उस पे भी आपको अगर जाना है, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। टेक्निकल सब्जेक्ट तो सेम ही है।
पेपर 1 पेपर 2 थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर, उसमें भी आप देखेंगे आईसीटी वाली यूनिट तो दोनों में ही कॉमन है। तो एक तरह से एक यूनिट तो कम से कम पेपर 1 में कॉमन है, तो आप उस पे भी फ़ोकस करना चाहें तो कर सकते हैं। रही बात एक सवाल और था, काफ़ी स्टूडेंट्स का अभी आंदोलन चल रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भई हम अतिथि विधान जो है उनको आरक्षण देंगे, उन्हें बोनस अंक देंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इससे वो भी हैं कि यार बिना उसके रिटर्न दिए, बिना उसके ऐसे ही मतलब 10% मार्क्स का कहा है कि 900 मार्क्स का अगर रिटर्न है तो भाई 10% मार्क्स आपका सीधा से 90 मार्क्स का बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो देखिए इसके लिए अभी मैं सिंपल कहूँगा कि अभी वो केवल घोषणा है, अभी कहीं से भी आप देखेंगे अप्रूवल नहीं आया है। रिटर्न में अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई हैं कि हाँ, अतिथि जो विधान वो है, टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको ये दिया जाएगा, केवल घोषणा है। तो आप उस पे अपना ज़्यादा वो मत लगाइए, क्योंकि चुनाव का समय घोषणाएँ बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो इन पेपर लागू नहीं होती हैं, तो आप उसको लेके चिंतित मत होइए। साथ में हम लोगों ने भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी माँग रखी है, क्योंकि और आप यूजीसी का भी देखेंगे तो ये एक तरह से गाइडलाइन के खिलाफ है। आप बोनस अंक नहीं दे सकते, अगर आप देखेंगे तो यूजीसी की गाइडलाइन में बाकायदा हायर एजुकेशन में ये चीज़ मेंशन की गई है। उन्होंने मई में एक वो निकाला था, उसमें ये चीज़ें कही गई थी। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये उसके भी खिलाफ है, तो ये नहीं होगा, वो केवल घोषणा मात्र हो सकती है बोनस अंक की। तो आप लोग इस पे मत रहिए, आप बस तैयारी में लगे रहिए और इसको मत सोचिए कि वो चीज़ें होंगी। मतलब तैयारी कैसे करें बच्चे, क्योंकि काफ़ी संशय है सर, तैयारी हो नहीं पा रही है, तो तैयारी को जारी कैसे रखें? देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है कि रेगुलरिटी आप रखिए, एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा पढ़िए, अभी लेकिन आप पढ़ते रहिए। अब ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम मेरा नवंबर में या मई में है, तो मैं अब क्या करूँगा? थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ते रहिए, पहाड़ तोड़ना है तो भाई थोड़ा-थोड़ा आप तोड़ेंगे तभी जाके पूरा होगा, और जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ बच्चों सर की जो है यहाँ पे सारी बातें समझ आई होंगी और अच्छी लगी होंगी, और भाई दोस्तों से शेयर कर देना जिनको डाउट्स थे सर एग्जाम को लेकर, सभी से शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे रोहित सर की डेली लाइव क्लासेस जो है चलती हैं। एमपीजीडी की बात करूँ तो 6 बजे से, और यूजीसी नेट की क्लासेस की बात करूँ तो 7 बजे से यहाँ पे डेली क्लासेस जो है चलती हैं। यूजीसी नेट का पेपर 1 का कोर्स भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है वो भी हमारे ऐप पर चल रहा है, इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी जरूर डाउनलोड करके वहां से अपनी जो है तैयारी को जारी रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लगा और रोहित सर की बातें और भी आपको समझ आई होगी। तो रोहित सर बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सभी को चीजें अच्छी लगी होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।